हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम बुक के चैप्टर 3 के बारे में। और जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाकर उन वीडियो को देख ले ताकि स्टोरी की कंटिन्यूएशन बनी रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डंक एसफोर्ड के मैदान में पहुंचता है और देखता है कि लॉर्ड एसफोर्ड के कारपेंटर कमर की ऊंचाई वाली एक लकड़ी की बाड़ को सफेदी कर रहे थे, जो कि घुड़सवार योद्धाओं को अलग रखती थी। और यहाँ पर 5 पट्टियां बनाई गई थी ताकि किसी भी योद्धा के आंख में सूरज की किरणें ना पड़े। और पूर्व दिशा में 3 मंजिला मंच बनाया गया था और बीच में ऊंची कुर्सियां रखी थी जहाँ पर लॉर्ड एसफोर्ड, लेडी और राजकुमार बैठेंगे। और मैदान के पूर्वी किनारे पर एक क्विंटेन लगाया गया था जहाँ पर कुछ नाइट्स भाला चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर कुछ नाइट लकड़ी की तलवारों से अभ्यास कर रहे थे। तब डंक ने ब्रूट्स ऑफ ब्रेकन को देखा और फिर लॉर्ड केरन को। डंक ने देखा कि एक यंग लड़का एक मस्कुलर नाइट का सामना कर रहा है और दोनों की ढाल पर हाउस फॉसवे का लाल सेब बना हुआ था और यंग लड़के की ढाल जल्द ही टूट गई। और उस मस्कुलर नाइट ने कहा, यह सेब तो अभी कच्चा है। और फिर वह अपना हेलमेट का वाइजर उठा के चारों ओर देखता है और उसने डंक को देखा और बोला, तुम लंबे वाले पंखों के प्याले वाले नाइट, क्या यह लंबी तलवार तुम्हारी है? तब डंक ने कहा, हाँ, यह तलवार मेरी है और मैं हूँ सर डंकन द टॉल। तो उस नाइट ने कहा, मैं हूँ सर स्टेफन फॉसवे, क्या तुम मुझसे तलवार आजमाना चाहोगे सर डंकन? आपने मेरे कजन ब्रदर रेमन फॉसवे की तो हालत देखी है, अभी वह पका नहीं है। तब रेमन फॉसवे कहता है, मैं तो अभी कच्चा हूँ पर मेरा भाई पूरी तरह से सड़ा हुआ है और तुम उसके बीज निकाल कर दिखाओ सर डंकन। तब डंक कहता है, धन्यवाद सर, पर मुझे अभी बहुत सारे काम हैं। अब डंक के पास इतना पैसा था कि वह असहज महसूस कर रहा था और जितना जल्दी स्टीली पेट को ढूंढकर उसे भुगतान कर कर अपना कवच लेना चाहता था। अब सर स्टेफन ने डंक को तिरस्कार की नजरों से देखा और कहा, हेज नाइट को बड़े काम है। फिर उसने इधर उधर देखा और एक नाइट को ढूंढा और बोला, सर ग्रांस, आइए आप कोशिश करिए, मुझे तो अपने भाई की सारी चालें याद है और लगता है कि सर डंकन को यहाँ से अपने हेज में वापस लौट जाना चाहिए। तब डंक गुस्से में वहाँ से दूर चला जाता है और मन में सोचता है कि वह नहीं चाहता कि उसे टूर्नामेंट से पहले कोई लड़ता हुआ देखे। सर आर्लेन हमेशा कहा करते थे कि जितना ज्यादा तुम दुश्मन के बारे में जानोगे उतना ही उसे हराना आसान होगा। और सर स्टेफन जैसे नाइट की नजरें बहुत तेज है और वह एक ही नजर में उनकी कमजोरी पकड़ लेते हैं। डंक काफी तेज और स्ट्रोंग था और उसकी हाइट उसके पक्ष में थी, लेकिन फिर भी वह अपनी स्किल को कम आंक रहा था। सर आर्लेन ने उसे अच्छी तरह से लड़ना सिखाया था, लेकिन सर आर्लेन कभी भी ग्रेट नाइट नहीं बन सके थे। और अब डंक सोच रहा था, ग्रेट नाइट अपनी जिंदगी हेज में नहीं बिताते और ना ही कीचड़ से भरी सड़कों के किनारे मरते हैं। मैं उन्हें दिखा कर रहूंगा कि मैं एक साधारण भटकता हुआ नाइट नहीं हूँ। तब रेमन फॉसवे भागते हुए आते हैं और कहते हैं, सर डंकन, मुझे माफ करना, मुझे मेरे भाई से लड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मैंने सोचा था कि आप इतने बड़े हो तो आप उनका मुकाबला कर सकते हो, पर ये मेरी गलती थी। आपके पास कवच भी नहीं था। मेरा भाई स्टेफन आपको इस प्रैक्टिस में चोट पहुंचाता और आपका हाथ, पैर या घुटना तोड़ देता। मेरे भाई स्टेफन को ऐसे ही लोगों को चोट पहुंचाना पसंद है ताकि बाद में जब असली मुकाबला शुरू हो तो वो कमजोर पड़ जाए। तब डंक कहता है, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? तब रेमन कहता है, नहीं, मैं उसका अपना खून हूँ, भले ही वह अपने आप को मैन समझे। मेरा नाम रेमन फॉसवे है। तब डंक कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रेमन, क्या तुम और तुम्हारा भाई इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे? तब रेमन कहता है, वह तो जरूर लेगा और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अभी उनका स्क्वायर हूँ और मेरे भाई ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे नाइट बनाएगा। पर अब उसका कहना है कि मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ और मैं अभी पूरी तरह से पका नहीं हूँ। आप तो मुझे चुनौती देने वाले लगते हो। आप किस योद्धा को चुनौती दोगे और किस नाइट की शील्ड पर तुम चोट करने वाले हो डंक? तब डंक कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस बात से बहुत फर्क पड़ता हो, लेकिन उस टाइम यही कहना ज्यादा उचित था। और तब डंक कहता है, मैं तीसरे दिन से पहले मैदान में नहीं उतरूंगा। तब रेमन कहता है, और तब तक तो कुछ चैंपियन हार भी चुके होंगे। खैर, देवता आप पर कृपा बनाए रखें सर डंकन। डंक वहाँ से धीरे धीरे चलने लगता है और उसके हर एक कदम पर थैली में रखे चांदी के सिक्के छनक रहे थे। और वह जानता था कि इस टूर्नामेंट के नियम कुछ ऐसे हैं कि वह पल भर में सब कुछ हार सकता है और उसके कमजोर या नए प्रतिद्वंदी से भिड़ने की संभावना बहुत कम थी। ये टूर्नामेंट कई तरह के हो सकते हैं, ये
आयोजनकर्ता की इच्छा पर निर्भर करते हैं। कुछ टूर्नामेंट में नाइट की टीमों की नकली लड़ाई होती है, तो कुछ टूर्नामेंट में भीड़ की तरह सब एक दूसरे पर झपटते हैं और आखिरी बचने वाला विजेता होता है। और कुछ टूर्नामेंट में एक के साथ एक की लड़ाई होती है, जहां पर कभी तो जोड़ी पर्ची से निकाली जाती है और कभी कभी मैदान के प्रभारी ये तय करते हैं। लॉर्ड एशफोर्ड यह टूर्नामेंट अपनी बेटी के 13वें जन्मदिन पर ऑर्गेनाइज करवा रहा था। वह लड़की प्यार और सुंदरता की रानी की प्रतीक होगी और उसके सम्मान में 5 चैंपियन लड़ेंगे। बाकी सब उसको चुनौती देंगे और जो भी चैंपियन को हरा देगा वह उसकी जगह ले लेगा और वह तब तक चैंपियन रहेगा जब तक कि उसे दूसरा नाइट ना हरा दे। और 3 दिन के बाद में जो 5 चैंपियन बच जाएंगे तो वह लड़की तय करेगी कि वह प्यार और सुंदरता का मुकुट अपने पास रखेगी या फिर इनमें से किसी को दे देगी। डंक घास के मैदान में बैठा सोच रहा था कि उसे बस एक जीत चाहिए, चाहे भले वह थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। वह एशफोर्ड मैदान का चैंपियन कहलाएगा। सर आर्लन अपने पूरे जीवन में कभी भी चैंपियन नहीं बना था और अब डंक उन सभी महान नाइट्स के गीत को याद करने लगा जो उसने अपने जीवन में सुने थे। और ये सॉन्ग अंधे साइमन स्टार आइज, महान सर्विन ऑफ मिरर शील्ड, प्रिंस एमोन ड्रैगनाइट, सर रयाम रेडविन और फ्लोरियन द फूल के थे। उन्होंने अपने से ज्यादा ताकतवर योद्धाओं को हराया था और उनमें से तो ज्यादातर बड़े घराने के थे। सिर्फ फ्लोरियन द फूल ही आम इंसान थे। और मैं कौन हूँ, किंग्स लैंडिंग के फ्लिया बॉटम का डंक या फिर मैं हूँ सर डंकन द टॉल? इसका जल्द ही पता चल जाएगा। और डंक ने अपनी थैली उठाई और बाजार की ओर चल दिया जहाँ उसे स्टीली पार्ट को खोजना था। और डंक अब अपने सीवर में पहुंचता है। तब वह देखता है कि एग ने पूरे सीवर को अच्छे से साफ कर दिया। तब डंक मन में बहुत खुश होता है। उसे डर था कि उसका स्क्वायर भाग ना जाए, पर उसका स्क्वायर अभी भी यही था। तब एग ने पूछा, क्या तुम्हें अपने घोड़ों की अच्छी कीमत मिली? डंक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उसे बेच दिया है? तब एग कहता है, तुम जाते टाइम घोड़े पर गए थे और आते हुए पैदल आए हो। अगर रास्ते में कोई लुटेरा तुम्हें लूट लेता तो तुम ज्यादा गुस्से में होते। तब डंक कहता है, हाँ मुझे इसके लिए काफी सिल्वर कॉइन मिल गए हैं। और डंक अपना कवच एग को दिखाता है और कहता है, अगर तुम नाइट बनना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे स्टील और बुरे स्टील के बारे में पता होना चाहिए। और देखो, यह कवच जंजीर की डबल लेयर से बना हुआ है जो साधारण कवच से ज्यादा सुरक्षा देता है। और यह हेलमेट देखो, स्टीली पेट ने इसको इस तरह से बनाया है कि इस पर तलवार, कुल्हाड़ी और भाले के वार से यह ज्यादा सुरक्षा देगा। और डंक उस बड़े हेलमेट को पहनकर एग से पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? तब एग कहते हैं, इसमें तो वाइजर नहीं है। तब डंक कहता है, हवा के लिए छेद तो है। स्टीली पेड ने कहा था, अगर तुम जानते हो कि नाइट जब ठंडी हवा लेने के लिए अपना वाइजर उठाते हैं तो कितने नाइट की आंखों में तीर लगा हो, तो तुम अपने हेलमेट में ये वाइजर नहीं चाहोगे। तब एग कहता है, इसमें तो कोई क्रेस्ट और कोई डिजाइन नहीं है, यह तो बिल्कुल साधारण सा है। तब डंक कहता है, मेरे जैसे आदमियों के लिए यह सादा ही ठीक है। और देखो, यह स्टील कितना चमकदार है और तुम्हारा काम इसे चमका कर रखना होगा। क्या तुम जानते हो इस कवच को कैसे साफ करते हैं? तब एक कहता है, रेत के बैरल से। लेकिन आपके पास तो कोई बैरल नहीं है। क्या आपने कोई तंबू भी खरीदा है सर डंकन? तब डंक कहता है, मुझे इतने भी सिल्वर कॉइन नहीं मिले। और मन में सोचता है, यह लड़का कितना बहादुर और साहसी है, काश मैं भी इतना निडर होता। मेरा स्क्वायर मुझसे ज्यादा बहादुर और होशियार है। और फिर डंक कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया एग। कल तुम मेरे साथ चलोगे जॉयस्टिक का मैदान देखने के लिए और वहाँ पर अपने घोड़ों के लिए जई खरीदेंगे और अपने लिए ताजा रोटी और शायद कुछ पनीर भी लेंगे। मैंने एक स्टॉल पर देखा था, वहाँ पर ताजा पनीर मिल रहा था। तब एक कहता है, मुझे किले के अंदर तो नहीं जाना पड़ेगा ना? तब डंक कहता है, क्यों नहीं, मैं भी किसी बड़े किले में रहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरी जगह वहाँ होगी। और डंक अपने कवच को निहारने लग गया और मन में सोचता है कि वह उसे अब कब पहनेगा। सर मैनफ्रेड एक दुबला पतला आदमी था। उसने काले रंग का कुर्ता पहन रखा था जिस पर हाउस डेंडोरियन का बिजली वाला निशान बना हुआ था और डंक वैसे भी उसे पहचान लेता उसके लाल सुनहरे बालों की वजह से। डंक ने अपने घुटने टेक कर कहा, सर आर्लन ने आपके लॉर्ड फादर की सेवा की थी और सर आर्लन और लॉर्ड केरन ने मिलकर वल्चर किंग को रेड माउंटेन में हरा दिया था। तब मैं बहुत छोटा बच्चा था पर उनका स्क्वायर था सर आर्लन ऑफ पेनेट्री। तब सर मैनफ्रेड कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही तुम्हें लड़के। तब डंक सर आर्लेन की शील्ड दिखाता है और बताता है कि ये उनका निशान है, एक पंखों वाला प्याला। तब सर मैनफ्रेड कहते हैं, मेरे पिता 800 नाइट और लगभग 4000 सैनिकों के साथ रेड माउंटेन गए थे और मैं उन सभी की शील्ड को कैसे याद रख सकता हूँ? हो सकता है कि तुम हमारे साथ थे लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। तब डंक कहता है, आपके पिता की सेवा में सर आर्लेन को घाव लगे और आप उन्हें भूल गए। वो मुझे इस टूर्नामेंट में चुनौती नहीं देने देंगे जब तक कोई नाइट या लॉर्ड मेरी गवाही ना दे दे। तब सर मैनफ्रेड कहते हैं,
मुझे इससे क्या लेना देना, मैंने तुम्हें काफी टाइम दे दिया है लड़के। डंक अब सोचता है, सर मैनफ्रेड के बिना अगर मैं किले में जाता हूँ तो मेरा नाम इस टूर्नामेंट में नहीं लिखा जाएगा। तब डंक ने सर मैनफ्रेड के बैंगनी बिजली के सीजल को देखते हुए कहा, मुझे याद है तुम्हारे पिता ने कैंप में सबको बताया था कि तुम्हारे हाउस को ये सीजल और निशान कैसे मिला। एक तूफानी रात जब तुम्हारे वंश का पहला आदमी ड्रोनिस सीमा को पार करके एक संदेश लेके जा रहा था, तभी एक तीर ने उनके घोड़े को जमीन पर गिरा दिया। तब अंधेरे में से 2 ड्रोनिस सैनिक निकल कर आए और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकी और वह बैंगनी रंग की थी और वो 2 हिस्सों में बंटकर उन दोनों ड्रोनिस सैनिकों पर जा गिरी और उनके लोहे के कवच के कारण दोनों वहीं मर गए। और वह संदेश स्ट्रॉम्स एंड के किंग को मिला और उसकी वजह से उन्होंने ड्रोन पर विजय हासिल की और उसके लिए उस संदेशवाहक को लॉर्ड बना दिया गया और वही पहले लॉर्ड डंडोरियन बने। और उन्होंने अपने सीजल चिन्ह में एक काले रंग की ढाल पर बैंगनी बिजली की आकृति बना ली और उसके ऊपर चारों ओर तारों का अपना लिया। तब मैनफ्रेड कहता है, जो कभी भी मेरे पिता की सेवा में रहा है वह यह कहानी कहीं ना कहीं तो सुन ही लेता है और यह जान लेने से तुम एक नाइट नहीं बन जाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से सर डंकन। तब डंक भारी मन से एसफोर्ड के कैसल में लौटा और मन में सोचता है कि उस प्लम्बर स्टेवर्ड को क्या कहूंगा जिससे कि वो मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दे दे। और वह प्लम्बर स्टेवर्ड के कमरे की तरफ जाता है। वहाँ वे कमरे में नहीं थे। तब एक पहरेदार ने बताया कि वह ग्रेट हॉल में होंगे। तब डंक एक साइड के दरवाजे से कमरे में जाता है। यह ग्रेट हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था और तब डंक वहाँ पर उस प्लम्बर द स्टेवर्ड को देखता है। एक नाराज आदमी कह रहा था, अगर वे तुम्हारे बेटे होते तो तुम मुझसे ज्यादा चिंतित होते। उस आदमी की दाढ़ी अंधेरे में भी सफेद चमक रही थी और उसका रंग सुनहरा था। और वहीं बैठे पतले आदमी ने कहा, डेरोन द ड्रंकन ने पहले भी ऐसा किया है, तुम्हें उसे टूर्नामेंट में उतारने का आदेश नहीं देना चाहिए था। वह टूर्नामेंट के मैदान में उतना ही बेकार है जितने एरिस और रेजल। सफेद दाढ़ी वाला आदमी वह एक काले चोगे में था और उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे और वह बोलता है, इसका मतलब है कि वह घोड़े की सवारी से ज्यादा एक वैश्य की सवारी पसंद करता है। मुझे अपने बेटे की कमजोरियों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वह केवल अभी 18 साल का है और वह बदल सकता है और वह बदलेगा। अगर नहीं बदलता है तो मैं कसम खाता हूँ मैं उसे मरा हुआ देखना चाहूंगा। तब पतला आदमी कहता है, ऐसी मूर्खता भरी बातें मत करो। डेरोन द ड्रंकन चाहे कैसा भी हो पर वह अपना खून है और मुझे यकीन है कि सर रोलैंड उसे ढूंढ लेंगे और साथ में एगोन को भी। तब वह दाढ़ी वाला आदमी बोलता है, शायद जब तक टूर्नामेंट खत्म हो जाए। तब वह पतला आदमी बोलता है, अगर बात टूर्नामेंट की है तो एरियन भी यही है और वह लांस और भाले के इस खेल में डेरोन से कहीं बेहतर है। डंक अब अपनी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को देख सकता था जिसकी टूटी हुई नाक, साधारण कपड़े और हरा डबलेट पहना हुआ था और उसकी पर्सनैलिटी में आत्मविश्वास झलक रहा था और उसके पास लॉर्ड एसफोर्ड खड़े थे। डंक को लगा कि उसने कुछ ऐसा सुन लिया है जिसे नहीं सुनना चाहिए था। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं और थोड़ी देर बाद में आऊं, लेकिन देर हो चुकी थी। उस कुर्सी पर बैठे प्रिंस ने उसे देख लिया और उसने कहा, तुम कौन हो और इस तरह से घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब ऊंची सीट पर बैठे प्रिंस ने मुस्कुराकर कहा, क्या यह वही नाइट है जिसका इंतजार हमारा प्लम्बर द स्टवर्ड कर रहा है, या हम ही घुसपैठिए है? भाई पास आ जाओ सर। डंक अब आगे आता है और उसने प्लम्बर की ओर देखा पर प्लम्बर ने उसकी कोई सहायता नहीं की। तब डंक बोलता है, माय लॉर्ड, मैंने सर मैनफ्रेड डंडोरियन से कहा था कि वह मेरे लिए गवाही दे ताकि मैं इस टूर्नामेंट में भाग ले सकूं, पर उन्होंने मना कर दिया और वो कहते हैं कि वो मुझे नहीं जानते। पर सर आर्लेन ने उनकी सेवा की थी। मैं ये कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास उनकी तलवार और ढाल है। तब पास में खड़े लॉर्ड एसफोर्ड कहते हैं, ढाल और तलवार किसी को नाइट नहीं बना सकती और यह हम कैसे मान लें कि तलवार और शील्ड सर आर्लेन की है? हो सकता है तुमने उसे मरा हुआ पाया और फिर उसे चुरा लिया हो। आपके पास कोई इसका ठोस सबूत है, कोई लिखित में सबूत? तब उस ऊंची सीट पर बैठे हुए आदमी ने कहा, मैं सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री को जानता हूँ पर मैंने कभी नहीं सुना कि उसने कोई टूर्नामेंट जीता हो और उसने कभी खुद को शर्मिंदा नहीं होने दिया। 16 साल पहले किंग्स लैंडिंग में उन्होंने लॉर्ड स्टॉकवर्थ और हेरन हाल के नाजायज बेटे को हरा दिया था और कई साल पहले लेनिस्पोर्ट में उसने ग्रे लाइन को भी घोड़े से गिरा दिया था। तब वह इतना बूढ़ा और सफेद नहीं हुआ करता था। तब डंक कहता है कि सर आर्लेन मुझे ये कहानी बहुत बार सुनाते थे। तब उस आदमी ने पूछा और कहा, तो तुम्हें ग्रे लाइन का असली नाम भी याद होगा? तब डंक कुछ देर सोचता है और तभी उसका नाम याद आ जाता है और डंक जोर से बोलता है, सर डेमन लेनिस्टर। उनका नाम था डेमन लेनिस्टर और वह अब कैस्ट्री रो के लॉर्ड है। तब उस पतले और लंबे आदमी ने आराम से कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और तुम
कल इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हो। तब दाढ़ी वाले प्रिंस ने कहा, तुम किसी मामूली हेज नाइट को कैसे याद रख सकते हो जिसने 16 साल पहले डेमन लेनेस्टर को घोड़े से गिरा दिया था, और तुम हेज नाइट से मुकाबला क्यों ही करोगे। तब वह पतला लंबा प्रिंस बोलता है, मैं अपने दुश्मन के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करता हूँ। 9 साल पहले जब स्ट्रॉम्स एंड में लॉर्ड बराती ने अपने ग्रैंडसन के बर्थडे पर एक टूर्नामेंट रखा था, और उस दौरान सर आर्लेन को मेरा पहला प्रतिद्वंदी चुना गया था, और फिर हमने उस लड़ाई में 4 भाले तोड़े, और फिर जाकर मैंने उसे घोड़े से गिराया। तब डंक बोलता है, 4 नहीं 7 भाले तोड़े थे, और वो भी ड्रैगन स्टोन के राजकुमार के खिलाफ। जैसे ही डंक को एहसास हुआ कि टारगेरियन प्रिंस के सामने ये क्या बोल दिया, तो वह कहने लगा कि सर आर्लेन सही कहा करते थे, मैं दीवार जितना मोटा डंक द लंक हूँ। तब उस पतले राजकुमार ने कहा, ऐसा ही था, वो सिर्फ 4 ही भाले थे, और तुम अपने उस्ताद को बुरा मत समझो। तब डंक अपने घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, माय लॉर्ड, जैसा आपने कहा 4 ही भाले थे, जैसा सर आर्लेन कहते थे कि मैं दीवार जितना मोटा और बेल जितना धीमा हूँ। तब बेलोर द ब्रेक्सपियर कहते हैं, और तुम बेल जितने ताकतवर भी लगते हो। अब उठ जाओ सर डंकन। अब डंक खड़ा हो गया और मन में सोचता है कि मैं बेलोर टारगेरियन से बात कर रहा हूँ, ड्रैगन स्टोन के प्रिंस, हैंड ऑफ किंग और एगोन द कॉन्करर के आयरन थ्रोन के उत्तराधिकारी। और डंक कहता है, सर आर्लेन कहा करते थे कि आपने उनका घोड़ा और कवच वापस लौटा दिया था। आप सच्चे नाइट है, और एक दिन 7 किंगडम की सुरक्षा आपके हाथों में होगी। तब राजकुमार बेलोर कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ अभी वह दिन दूर हो। तब डंक को याद आया, उस सफेद दाढ़ी वाले प्रिंस ने बेलोर को अपना भाई कहा था। इसका मतलब यह है कि ये किंग डेरोन के 4 बेटों में से सबसे छोटा बेटा प्रिंस मेकार है। प्रिंस एरिस किताबी कीड़ा है, और प्रिंस रेगल जो कि पागल और बीमार है, और वो इतनी दूर नहीं आ सकते। तब बेलोर डंक से पूछते हैं, क्या तुम इस टूर्नामेंट में नाम लिखवाना चाहते हो? आखिरी फैसला खेल के मालिक तय करेंगे, पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब प्लमर द स्टुवर्ट ने सिर झुकाया और कहा, जैसा आप कहें महाराज। तब डंक धन्यवाद कहने ही वाला था, बीच में ही उसकी बात प्रिंस मेकार ने काट दी और कहा, ठीक है अब तुम जाओ। तब बेलोर कहते हैं, मेरे भाई को माफ करना, वह थोड़ा परेशान है क्योंकि उसके 2 बेटे रास्ते में कहीं बिछड़ गए। तब डंक कहता है, बसंत की बारिश में नदियां उफान पर है, इसीलिए राजकुमारों को आने में देर हो गई होगी। तब प्रिंस मेकार डंक को झिड़कते हुए कहते हैं, मैं यहाँ एक हेज नाइट की सलाह लेने नहीं आया हूँ, और डंक वहाँ से मुड़कर बाहर जाने ही लगा। तब बेलोर ने कहा, रुको, तुम आर्लेन के ब्लड से तो नहीं हो? तब डंक कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मैं नहीं हूँ। तब प्रिंस बेलोर कहते हैं कि कानून के हिसाब से केवल उनका असली बेटा ही अपने पिता का सीजल और चिन्ह रख सकता है, तो तुम्हें अपना सीजल और चिन्ह अलग बनवाना होगा। तब डंक कहता है, माय लॉर्ड, मैं इसे चेंज कर लूंगा, और मैं बेलोर द ब्रेक्सपियर की तरह बहादुरी से लड़ूंगा। अब डंक एस्फोर्ड के मैदान में आ गया। वहाँ पर शराब बेचने वाले, सॉसेज बेचने वाले और वेश्याएं घूम रही थी। तब डंक एक लाल बाल वाली वेश्या को देखता है और मन में सोचता है कि मेरे पास इतने चांदी के सिक्के हैं तो मैं उसे खरीद सकता हूँ, पर सर आर्लेन ने बताया था कि वेश्याएं खतरनाक हो सकती है, वो उसे लूट सकती है। फिर डंक वहाँ से आगे चला जाता है और वह कठपुतली वाले के पास एग को देखता है जो कि वहाँ पर बैठा था और अपने गंजे सिर को छुपाने के लिए एक हुड्डी पहनी हुई थी। आज कठपुतली वाले फ्लोरियन द फूल और जोंक्विल की कहानी बता रहे थे। मोटी ड्रोनिश लेडी ने फ्लोरियन को पकड़ रखा था, जबकि लंबी और पतली लड़की ने जोंक्विल को पकड़ रखा था। और जोंक्विल पकड़े हुए लड़की कहती है, तुम कोई नाइट नहीं हो, मैं तुम्हें जानती हो, तुम हो फ्लोरियन द फूल। तब फ्लोरियन द फूल को पकड़े हुई औरत बोलती है, माय लेडी, मैं अब तक का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, पर मैं उतना ही शानदार नाइट भी हूँ। तब जोंक्विल कहती है, मूर्ख और नाइट, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। तब फ्लोरियन द फूल कहता है, माय लेडी, जब बात महिलाओं की आती है तो सभी पुरुष मूर्ख बन जाते हैं, पर वो असल में एक नाइट होते हैं। यह नाटक डंक को काफी पसंद आया। तब डंक एग को लेकर उस कठपुतली वाले के पास गया। तब एग कहता है, आपका शो बहुत अच्छा था। फिर डंक बोलता है, तुम्हारी कठपुतलियों को अच्छे से तराशा गया है, खासकर ड्रैगन को। क्या इन कठपुतलियों को तुम खुद बनाती हो? तब कठपुतली वाली लड़की कहती है, नहीं, इसे मेरे चाचा तराशते हैं और मैं तो इसमें केवल रंग भरती हूँ। तब डंक अपने शील्ड को उतारता है और उस लड़की को कहता है, क्या तुम इसको रंग सकती हो? तब वह लड़की बोलती है, तुम इस पर क्या रंग रंगवाना चाहते हो? डंक ने कहा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और मैं नहीं जानता। फिर थोड़ा सोचने के बाद डंक बोलता है, इस शील्ड पर सूर्यास्त जैसा रंग होना चाहिए और एक निशान। तब बीच में एग बोलता है, एक एल्म का पेड़ जैसा तालाब के पास है। फिर डंक का, हाँ
इसमें एक एल्म का पेड़ और एक टूटता हुआ तारा बना दो, क्या तुम यह बना पाओगी? तब वह लड़की कहती है, हाँ मैं बना दूंगी, यह ढाल मुझे दे दो, मैं इसे आज ही रंग कर दूंगी और कल तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तब डंक कहता है, मेरा नाम है डंक द टॉल। तब वह लड़की कहती है, मेरा नाम टनसेल है, टनसेल टू टॉल, सभी लड़के मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तब डंक कहता है, तुम ज्यादा लंबी नहीं हो, यू आर जस्ट राइट फॉर। और वह आगे किस कहने ही वाला था कि उसको एहसास हुआ और वह एकदम से चुप हो गया। तब वह लड़की बोली, किसके लिए सही है? तब डंक ने बात को संभालते हुए बोला, कठपुतलियों के लिए। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।